नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बारे में। दरअसल मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप लोग अपने राज्यों में डीजल, पेट्रोल पर से टैक्स कम करें। राहत की दरकार थी और इस पर तकरार शुरू हुई क्योंकि किसी भी राज्य ने कोई टैक्स कम नहीं किया अभी तक। प्रधानमंत्री के कहने के बाद दूसरा दिन बीत रहा है, लेकिन दामों में कोई कमी नहीं हुई है। हम सिर्फ चर्चा की शुरुआत के पहले इतना भर आपको बता दें कि अगर 2014 का आंकड़ा हम देखते हैं, तब भारत में डीजल, पेट्रोल के दाम थे, पेट्रोल था 66 रुपये लीटर और डीजल था 2014-15 में 50 रुपये लीटर। अब पेट्रोल है 100 रुपये के पार और यही स्थिति 100 के आसपास चल रही है डीजल की। ये आंकड़ा है पिछले, हम अगर 8 साल 9 साल की बात करें। जनता परेशान है और प्रतिपक्ष इस पर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे आपसे। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ दो विशेष मेहमान। वरिष्ठ, आपको ये और बता दें कि जो स्थिति है उसको देखते हुए लगता है कि अगर किसी दिन डीजल, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि आज राहत भरा दिन है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। और यही बात प्रतिपक्ष को हमेशा सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, पत्रकार साथी आशीष दुबे जी और सामाजिक सरकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे पत्रकार योगीराज योगेश जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राठी जी, जनता से सरोकार का मामला है। इस पूरी महंगाई को कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सत्ता पक्ष बहुत सारे कारण गिना सकता है, लेकिन जनता की जेब कट रही है, पैसा जा रहा है। लोग कहते हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध इसलिए महंगाई बढ़ रही है, इसलिए डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर किसी को पता है, जो बहुत कम जिसका अर्थशास्त्र होगा, जिसको आर्थिक ज्ञान बहुत कम होगा, वो भी जानता है कि अगर आप डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। कह सकते हैं कि बाजार में एक तरह से आग लग जाती है। जो सरकार में है वो राजस्व वसूली के लिए डीजल, पेट्रोल पर ही क्यों दाव लगाते हैं? इसके अलावा क्यों कोई दूसरा रास्ते भी नहीं है जिससे वो पैसे बढ़ा लें? शराब को महंगा कर दे, सिगरेट को महंगा कर दे, गुटखा, तंबाकू महंगा कर दे, और जो बहुत ही लग्जरी चीज़ होती है वो महंगा कर दे, डीजल, पेट्रोल के बजाय। आपकी राय? बिल्कुल, महंगाई का ये बहुत तेज़ी का दौर चल रहा है और आपने 3 चीज़ का जिक्र किया। साथ में मैं ये मानता हूँ कि आज हमें दवाइयाँ भी जो महंगी हुई हैं उसको भी इसमें लेना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के बिना शायद आदमी एक बार को रह पाएगा कुछ समय, लेकिन दवाई के बिना रहना बड़ा मुश्किल काम जी। ये कीमतें बढ़ाना सरकार को इस पेट्रोल और डीजल में बहुत, शायद मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र की जगह एक आसान तरीका लगता है कि क्योंकि हर आदमी भराता है, अन्य का आसानी से पैसा आ जाएगा। इसके पीछे जो मुझे लगता है कि जो लोक लुभावन वादे सरकार चुनाव में कर देती है, उसको कहीं ना कहीं उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए इसको एक माध्यम बना लिया गया है। लेकिन जो लोक लुभावन वादों से जो लाभ अंतिम में हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल के भाव में हम दे देते हैं। जैसे अभी आप बिजली में देखेंगे कि कुछ लाभ दिया गया तो पता चला 30 दिन की जगह 40 दिन की रीडिंग ले ली, तो पैसे कहीं ना कहीं बराबर हो गए। तो मुझे लगता है जनता को जागना चाहिए, लोक लुभावन वादों पे अपना विरोध दर्ज करना चाहिए, और जब वो विरोध दर्ज करेंगे, जब सरकार कुछ समझ पाएगी, तो शायद अगर वो वादे कुछ कम करे तो टैक्स भी कम हो जाएगा, और टैक्स भी कम होगा तो कीमतें भी कम होंगी। तो एक मुझे आसान तरीका तो यही लगता है। लेकिन अब जनता है, जनता को तो समझने में अपने आप में इस वक्त समझ के परे है कि कौन किस तरफ सोच रहा है। हर आदमी का अपना एक तर्क है, कहीं ना कहीं उस तर्क के आगे बाकी सब तर्क फेल हो रहे हैं। कीमतें लोग स्वीकार कर रहे हैं, इस कीमतों को लोग, मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से सब जगह सरकारें रिपीट भी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि जनता ने स्वीकार लिया है। इसके अलावा जो मशीनें लगी हैं पेट्रोल पंप पे, पहले कीमतें पता लगती थी, आदमी जाता था तो बोलता था 1 लीटर डालो या इतने रुपए का डालो। अब आदमी जाता कहता 100 रुपये का डाल दो, 200 रुपये का डाल दो, तो मशीन में पता ही नहीं लगता कि 100 रुपये का पेट्रोल कितना डाला, 200 का कितना डाला। और जिस परसेंटेज में बढ़ाते हैं 80 पैसा, 1 रुपया, 70 पैसा, तो वो परसेंटेज में वहाँ बहुत कम ग्राफ ऐसा दिखता है। तो आदमी की नज़र से भी मुझे लगता है वो जो टेक्नोलॉजी है वो इस ढंग की है कि वो एक हेडलाइन खबर नहीं बना पाती कि कीमत बढ़ी है।
अखबारों के माध्यम से ही लोग समझ पा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। रसोई गैस की कीमतें भी बहुत बढ़ी हैं। पहले सरकार सब्सिडी दिया करती थी, आजकल सब्सिडी तो खत्म हो गई। सरकार कहती है सब्सिडी में बहुत घाटा होता है, लेकिन वो भी खत्म हो गई। इसके बावजूद भी ये समझ के परे है कि सरकार की कौन सी ऐसी पाइपलाइन में लीकेज है जिसको सरकार रोक नहीं पा रही है और जनता पे बोझ आ रहा है। बिल्कुल, सरकार कहती है कि सब्सिडी में घाटा है, लेकिन सरकार जिस ढंग से दाम बढ़ा रही है, जिस ढंग से सरकार में आने के लिए घोषणा पत्रों में मुफ्त की घोषणा होती है, उनके चलते जो आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि लोगों को मुफ्तखोरी की आदत सरकार ने डाल दी, और उस मुफ्तखोरी में जो सरकार देती है वो टैक्स में वापस वसूल कर लेती है। यानी कह सकते हैं कि एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से वापसी का भी वो इंतजाम कर लेती है। तो सबसे पहले तो जो आपने बात की वो बहुत मुद्दे की है कि मुफ्तखोरी के लिए अगर लोक लुभावन वादे बंद किए जाएं तो शायद महंगाई पर अंकुश लगेगा। लेकिन सरकारें या दलें तो आशीष जी, अगर जनता को ये लगे कि हमको आसमान से तारे चाहिए, तो आप ये सच मान लीजिए कि अगले साल के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां अपने वादों में ये शामिल कर देंगी कि हम एक आदमी को 2 सितारे देंगे और जो पूरा एक मोहल्ला होगा उसको हम चांद का टुकड़ा भी दे देंगे, बशर्ते उन्हें ये पता लग जाए कि इससे वोट मिल जाएगा। तो ये जो मुफ्तखोरी की बात है, इससे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है, और उन पर बढ़ रही है जो लोग मेहनत करके टैक्स भी देते हैं और बाद में मुफ्तखोरी चक्कर में वो महंगाई का भी दूसरा डबल डोज भी लेते हैं। आपकी राय, फिर मैं टैक्स बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कितना वेट टैक्स ले रही है मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल पर, और फिर बाकी स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। योगराज जी, आप टेलीफोन पर हैं हमारे साथ। चलिए, योगीराज जी से भी हम संपर्क करेंगे। आशीष जी, अभी आपकी राय। जी देखिए, अगर मुफ्तखोरी पे बात शुरू हुई है तो हम इस पे शुरू करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही जो अर्थशास्त्री हैं उस कमेटी में भी जो है NK सिंह, उन्होंने दिल्ली में एक अपने लेक्चर में बात कही है कि सरकार को सोचना होगा कि मुफ्त चीज़ें देने के लिए उसे ये तय करना होगा क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी। मुफ्त देना ठीक है जब किसी एक समस्या में, क्राइसिस में लोग होते हैं, तो जैसे अभी जो पेंडेमिक का समय था उस वक्त जो मुफ्त राशन दिया गया वहाँ तक ठीक था, लेकिन और भी सारी चीज़ें मुफ्त हैं, कहीं बिजली पे सब्सिडी है, कहीं कुछ है। तो उन्होंने बहुत एक मार्गे की इसमें बात कही है कि सरकार जरूरी और गैर जरूरी को वर्गीकृत कर ले, बिल्कुल उसके हिसाब से वो काम करे, वरना मुफ्तखोरी की आदत जो है एक तो अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ने देगी और दूसरे जो सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें पैदा होते चले जाएंगे। तो ये बात सही है कि सरकार को और इस मुफ्तखोरी के जाल में कोई भी दल इससे बचा हुआ नहीं है। सत्तारूढ़ दल लगातार है, केंद्र में भी यही हो रहा है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। जो मुफ्तखोरी का आशीष जी वादा कम कर पाते हैं वो सरकार के बाहर हो जाते हैं। हाँ, अब जैसे पंजाब में हमने देखा है कि उन्होंने वादा कर लिया कि हम हर एक महिला को प्रति माह 1000 रुपए उसके बैंक खाते में देंगे। अब दूसरे लोग इस पे पिट गए, हाँ हार गए। बिल्कुल ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। बीजेपी ने कहा संभव ही नहीं, हम ये झूठा वादा नहीं कर सकते। बीजेपी सरकार के बाहर हो गई। तो मुफ्त का जो पार्टी वादा करती है वो सरकार में आ जाती है। हाँ, उसकी संभावना ज्यादा हो जाती है सरकार में आने की। हालांकि एक मैनिफेस्टो कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव में जारी किया था कि शायद कुछ एक अमाउंट था जो हर साल महिलाओं को हर महीने दिया जाएगा वो, लेकिन वो रास नहीं आया लोगों को। तो कई बार बड़ी एक दुविधा की स्थिति है कि क्या इस सरकार चाहती, लेकिन मोटे तौर पे जनता चाहती है कि वो सब चीजें फ्री मिल जाए, मुफ्त मिल जाए, और उसकी इस आदत बिगाड़ने की का पूरा श्रेय ही सरकारों को जाता है। तो पहली तो ये बात है। दूसरी महंगाई की जो बात है, तो महंगाई में देखिए इसमें जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कल मीटिंग में, वो कोरोना को लेकर मीटिंग थी और उसमें महंगाई को लेकर पे बात उन्होंने करी। तो ये बताता है कि केंद्र सरकार के हाथ से बहुत सारी चीज़ें, खासतौर पर महंगाई का मामला जो है वो उसको नियंत्रित करने में उसे दिक्कत हो रही है। तो उसने जो बॉल जो है राज्य सरकारों के पाले में डाली है जी। और जब 5 महीने पहले जब चुनाव अनाउंस होने वाले थे, उस वक्त में 5 राज्यों के चुनाव, उस वक्त में सरकार ने, केंद्र ने अपने स्तर पे कुछ पैसों की कमी की थी और राज्यों के पाले में गेंद डाली थी। तो राज्यों ने भी 8, 10, 12, 7, 12 जो भी रुपए हो सकते थे उन्होंने भी किए। लेकिन चुनाव होते ही सरकार ने फिर कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी पेट्रोल डीजल की। तो समस्या ये है कि राज्य सरकारों को भी अपना अर्थशास्त्र जमा के चलना है, उन्हें भी सैलरी बांटना है, उन्हें विकास के कार्य करना है। तो जो बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट थी उनकी तो चाहे वो खुशी से करें, आधे मन से करें, उन्होंने पैसे कम किए। कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट ने नहीं की। लेकिन जैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके कल की बात जो पीएम ने की थी उसमें भाजपा शासित राज्यों ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हाँ, अभी दाम नहीं घटाए। नहीं, दाम वो पहले घटा चुके हैं।
जब नवंबर में उन्होंने प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था उस वक्त उन्होंने घटा लिए। लेकिन अब अप्रैल में दोबारा उन्होंने कहा है। अप्रैल में उन्होंने कहा तो मोटे तौर पे उनका निशाना उन राज्यों पे था जो गैर भाजपा शासित हैं और जिन्होंने दाम नहीं घटाए। तो एक तो दूसरी बात है, भाजपा सरकारों को भी इनिशिएट लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत वो पैसा प्रधानमंत्री की अपील के आधार में थोड़ा सा कम कर दें। तो ये सरकार ये रिस्क लेना चाहती नहीं, क्योंकि आबकारी और पेट्रोल डीजल ही दो ऐसी चीजें बची हैं राज्य सरकारों के पास जिससे उनका खर्च चलता है। बाकी पैसा केंद्र के पास जाता है वैट के जरिए, और वैट को लेकर हर राज्य सरकार की अपनी समस्या है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके 97,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र के पास रुके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें वो पैसा रिलीज कर दो, हम 5 साल के लिए पेट्रोल डीजल को टैक्स फ्री कर देते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक गुणाभाग जो है गड़बड़ है, और इसलिए भी ये कल अपील प्रधानमंत्री को इस तरह उस फोरम पे करनी पड़ी। और दूसरी बात यह है कि विश्व बैंक की अभी जो मौद्रिक कमेटी की बैठक हुई थी 3 दिन, उसका अभी पिछले महीने एक रिजल्ट आया। उसने खुद कहा है बैठक में कि महंगाई नियंत्रित करना मुश्किल है, जो हालात हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें ग्रोथ रेट भी जो है वो कम रहेगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और 2022 से लेकर 2023 की शुरुआत तक ये स्थितियां रहेंगी। तो ये सारी चीजें इशारा करती हैं जो प्रधानमंत्री कल, इन सब चीजों को मैं रिलेट करके देखता हूं, इसलिए ये इस तरह का पूरा एक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कल उन्होंने बात की है, तो वो उसी से उद्भूत हुई है कि जो महंगाई है वो इस तरह से अब रोकी नहीं जा सकेगी। तो राज्य अपने स्तर पर उसको कुछ कम करें, लेकिन राज्यों की भरपाई वैट से कैसे होगी, ये सवाल वहीं की वहीं है। और तो होगी भी तो कब होगी, क्योंकि बहुत सारा हजारों करोड़ बकाया है केंद्र पर उनका। तो ये वाकई मुश्किल भरा दौर है राज्यों के लिए भी, और केंद्र सरकार को भी लगता है कि कोई रास्ता इसमें से निकालने में दिक्कत जा रही है। योगीराज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। दरअसल पिछले कई महीनों से महंगाई पर बात हो रही है, और खासतौर से जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ उसके बाद तो डीजल पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए। हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि 2014-15 में पेट्रोल के भाव मध्य देश भर में 66 रुपए लीटर के आसपास था पेट्रोल, और डीजल था 50 रुपए लीटर। ये 2014-15 की बात है, और आप देखिए कि 2022 में ये पहुंच गया है 100 रुपए के पार। ये जो स्थितियां हैं, इसमें जो प्रधानमंत्री ने कल अपील की थी कि राज्य सरकारें डीजल पेट्रोल से कुछ टैक्स कम करें ताकि इसके दाम घट जाएं, लेकिन किसी भी राज्य ने अभी कोई उस पर रिएक्शन नहीं दिया है, दाम नहीं घटे हैं। आपकी इसमें क्या राय है? नहीं, देखिए, पेट्रोल डीजल तो क्या है कि एक बड़ा इश्यूज है जो जिस पर सब डिस्कस करते हैं, लेकिन महंगाई के लिए केवल पेट्रोलियम पदार्थ ही जिम्मेदार नहीं है, आम जरूरत की चीजें भी महंगी हो रही है। पेट्रोल डीजल पे तो आप कह सकते हैं कि अपने वैट चूंकि नवंबर में उन्होंने कम किया, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करना चाहिए। अब कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने किया और कुछ ने नहीं किया, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ कि आदमी केवल पेट्रोल डीजल से तो उसका पेट भरता नहीं जी। दाल महंगी है, सब्जी महंगी है, प्याज महंगे है, नींबू महंगे हैं। इन सब चीजों पे अंकुश कैसे लगेगा और इन सब चीजों से कैसे उभरेगा, इस बात पर भी विचार करना चाहिए। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी विचार करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने स्तर पर इस बारे में सोचें, क्योंकि जो जनता से जुड़ी जो आम जनजीवन की जो चीजें हैं वो यही है, तेल है, आटा है, दाल है, नमक है, ये जनता से जुड़ी। योगीराज जी, ये सब भी महंगी। अगर आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे तो फिर आलू, प्याज, दाल सब महंगी हो जाएगी, क्योंकि भाड़ा बढ़ जाएगा। जब भाड़ा बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, तो किसान को ट्रैक्टर खेत में चलाने के लिए महंगा डीजल इस्तेमाल करेगा, तो वो दाम महंगे बढ़ाएगा, वो सब्जियों के दाम महंगे बढ़ा देगा। अगर आपको महंगाई बढ़ानी है तो कुछ मत करिए, डीजल पेट्रोल 2 चीज़ों के दाम बढ़ा दीजिए, फिर आराम से आप देखिए बैठकर कि किस तरह से भाव आसमान छूते हैं। मुझे लगता है कि महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन सरकार को आय के दूसरे जरिए तलाश करने पड़ेंगे डीजल पेट्रोल के अलावा। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि सरकार के सोर्स ऑफ इनकम ये 2-3 चीज ही है, पेट्रोल पदार्थ हो गया, रेत हो गई, माइंस हो गई, इनसे ही सरकार अपना राजस्व चलाती है। और शराब भी है, और शराब है जी। लेकिन अब इन सब चीजों की भी एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर आप जा नहीं सकते। लोग कितनी शराब पियेंगे, कितना डीजल पेट्रोल चलाएंगे? जी। नहीं, अब देखा जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो लिमिट से ऊपर जा चुकी हैं। अब आप बताइए कि 120-122 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है, तो अब इसको आप और कहाँ कितना आप ले जाओगे? तो कहीं ना कहीं इस बारे में सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और थोड़ा सा मेरा एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन ये भी है कि थोड़ा सा लोग भी अपना, यदि वो बदलें, क्योंकि हम लोग भी इतना ज्यादा डिपेंड हो गए इन सारी चीजों पे। हालांकि ये समय की आवश्यकता भी है कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप छोटा सा वाहन भी आपको लेके निकलना पड़ता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। तो थोड़ा सा यदि आम पब्लिक भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले। हम जो कार पुलिंग का जो कॉन्सेप्ट अपने देश में बहुत कम है ये तो जी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत देखा जाता है कि आप एक साइड में भी 4 लोग जा रहे हैं तो वो एक कार में जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पब्लिक को भी इस बारे में यदि अवेयरनेस चलाए यार, लोग इस बारे में अवेयर हों। योगीराज हो जी, सकता है ये आपने विषय तो बहुत अच्छा उठाया, लेकिन ये लोग तब करेंगे जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो जाएगा। 25-30 रुपये और बढ़ने की उम्मीद करनी चाहिए, तब जाके लोग इस तरफ आएंगे। लेकिन ये सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो बेहतर होना चाहिए। अगर सिटी बस ठीक है, अगर लोकल ट्रेन चल रही है ठीक से, तो फिर आदमी उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब लोकल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक हैं, तो फिर आदमी अपने साधन का इस्तेमाल करेगा। ये उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि बसेस नहीं मिलती, मिनी बसेस छोटी पड़ती हैं या कम पड़ जाती हैं, ट्रेनें ठीक से नहीं होती, लोकल ट्रेनों का दिक्कत होती है। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन आपने ठीक कहा कि लोगों को महंगाई के हिसाब से अपनी ज़रूरतें कम करना चाहिए। राठी जी, लोग अगर कहते थे कि साहब नींबू बहुत महंगा हो गया, तो लोग कहते हैं कि नींबू के बगैर मर तो नहीं जाएंगे, इसलिए हमने नींबू खाने बंद कर दिया। अदरक के दाम बढ़ते तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि साहब अदरक नहीं खाएंगे तो क्या होगा। तो ये एक तरीका है चीज़ों को छोड़ने का कि भैया हमारी जेब अलाउज नहीं कर रही, इसलिए हम उस तरफ जा नहीं रहे। लेकिन इससे महंगाई का जो प्रबंधन है उसमें सरकार कमजोर है, लचर है और वो असफल होती हुई दिख रही है। इस पर आपकी राय? मैं सिर्फ इसमें 2-3 चीज़ जोड़ूंगा कि जो पेट्रोल के दाम अभी आज की तारीख में है डीजल पेट्रोल के, वो केंद्र शासित दमन दीव में 102 रुपये हैं, तमिलनाडु में 111 रुपये हैं, जयपुर में 118 रुपये है, महाराष्ट्र में ये 123 रुपये है और उत्तर प्रदेश गुजरात में इस पर 16 रुपये का वेट लग रहा है। कमलनाथ ने इस पर कहा भी था कि केंद्र जो बात कर रहा है उसको चाहिए कि वो खुद भी इसमें टैक्सेस कम करे। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूंगा कि 168% टैक्स लगता है पेट्रोल डीजल पर। अगर 32 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पड़ता है तो 56 रुपये करीब उस पर टैक्स लग जाता है। तो ये जो स्थिति है टैक्स लगाने की, ये कहीं ना कहीं मजबूरी भी है और इसको युक्तिकरण करने की जरूरत है कि कैसा इसमें कुछ कम करे और कहीं कुछ और बढ़ाकर थोड़ा सा जनता को राहत दे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि पानी सर के ऊपर जाने की स्थिति में आ रहा है। राठी जी, नहीं देखिए, एक तो आपने जो है कहा कि किसानों को, तो किसान तो चाहे महंगाई बढ़े या ना बढ़े, किसान को तो फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना है कि फिर वो उसकी सब्जी को वो महंगा देगा ना बाजार में। वो महंगा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि किसान तक वो राहत नहीं पहुंच रही है कि किसान की आवक, कोई इनकम बढ़ गई हो इस महंगाई से। किसान तो वही है जहां था। नहीं तो आज देखिए आप किसानों की आत्महत्या की खबरें आज भी आ रही हैं। मैं जो बात कर रहा था उसको मैं समझा नहीं पाया। मेरा कहना ये कि अगर किसान को 1 कुंटल प्याज करने में डीजल पेट्रोल का खर्च आता था 100 रुपये, अब वो महंगे खर्च जब हो गया तो उसको 150-125 रुपये आ रहा है, तो वो अपनी चीज़ को सस्ता कैसे बेचेगा। इसलिए भी बाजार में सब्जियां या आने वाले दिनों में दाल गेहूं महंगा हो सकता है, क्योंकि किसान की लागत बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल के महंगे होने से उसका लाभ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसकी लागत बढ़ रही है, उसका जो नुकसान का प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, घाटे का प्रतिशत बढ़ रहा है। दूसरा अपन ये देखेंगे कि अब में जो पेट्रोल और डीजल पे, तो सरकारों ने जो काम करना था, सरकार का जो काम करने का होता है वो एक वेलफेयर स्टेट का काम करना है, लेकिन सरकार आजकल व्यापारिक गणित में काम करती है। रसोई गैस के और जोड़ लीजिए, क्योंकि वो भी घर से मैंने किचन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और महिलाएं बड़ी परेशान है इसमें। नहीं, पिछले कुछ सालों से जो सरकार चलाने का ट्रेंड है, चाहे किसी भी दल का हो, वो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन की तरह सरकार चलाना चाहते हैं। और जबकि सरकार चलाना मतलब एक वेलफेयर स्टेट चलाना होता था, उस पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना जी। अब हम ऐसी लोक लुभावन स्कीम्स के लिए या अन्य किसी स्रोतों के लिए पैसे की उगाही किधर से हो जाए वो हम देख रहे हैं, और हमें जो आसान तरीका लग रहा है वहां हम कीमत बढ़ा रहे हैं। आप पेट्रोल की बात करेंगे, आप जो टैक्स की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल में पिछले कुछ सालों में एथेनॉल भी मिलाया जा रहा है। एथेनॉल पे जीएसटी कम लगता है जी, पेट्रोल पे जीएसटी ज्यादा लगता है। मतलब पेट्रोल पे तो जीएसटी है ही नहीं, जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा लगते हैं, वेट है उसमें। तो जब हम उस एथेनॉल के परसेंटेज को ही अगर कम करवा दें कि जो एथेनॉल उसमें मिक्स हो रहा है, जितना परसेंट भी मिक्स होता है उसका एक्चुअल टैक्स कर दें, क्योंकि एथेनॉल में भी वही टैक्स लग जा रहा है जो पेट्रोल का है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है 1-2 रुपए 4 रुपए की राहत तो शायद वहीं से मिल जाएगी। तो ये सरकार को सोचने की जरूरत है। तो सरकार को इनकम दिख रही है, मैंने इसलिए बोला कि सरकार एक व्यापारी हो गई है, उससे अपनी इनकम दिख रही है। वो जो वेलफेयर स्टेट का काम था वो काम बंद कर दिया। आप देखिए, पहले सरकारी हॉस्पिटल ही होते थे, अब सरकार चाहती नहीं कि हॉस्पिटल खोले। पहले सरकारी स्कूल होते थे, अब सरकार चाहती नहीं कि सरकारी स्कूल खोले। तो ये वेलफेयर के काम थे, तो सरकार वो काम करनी ही नहीं चाहती। अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम कर रही है तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करे, लेकिन वहां के पाइपलाइन में इतने छेद हैं कि पता चला वो पैसे 1 रुपए का काम है वो 5 रुपए में हो रहा है। बिल्कुल।
तो ये सारी चीजें जब तक सरकार ढंग से इसको मॉनिटरिंग करके व्यवस्थित ना कर ले, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी महंगाई पे कंट्रोल सरकार कर पाएगी। बिल्कुल आशीष जी, कुकिंग गैस की भी स्थिति बड़ी खराब है। 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया है वो, 956 रुपए कहीं है, कभी 946 रुपए करीब हो जाता है। लेकिन रसोई गैस में भी महिलाएं परेशान है, डीजल पेट्रोल में बच्चों से युवाओं से लेकर बड़े बूढ़े सब परेशान है। लेकिन इसमें सीधी सी बात है कि जो टैक्स लग रहा है सरकारों के पास उसका कोई विकल्प नहीं है, और विकल्पहीनता में कोई भी सरकार प्रधानमंत्री की अपील पर काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो टैक्स कम करेंगे तो फिर तनख्वाह कैसे बांटी जाएगी। जो वेलफेयर की बात कर रहे हैं, जो भी वेलफेयर चल रहा है वो उस पर काम कैसे होगा। हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि सरकारें मुफ्त दे लेकिन शिक्षा मुफ्त दे, इलाज मुफ्त करे अस्पतालों में, सुरक्षा की गारंटी दे दे, बाकी चीज़ों पर वो एक तरह से टैक्स लगा ले या उस पर शुल्क वसूल कर ले। लेकिन जब आप हर चीज़ बिजली फ्री कर देंगे, आप राशन फ्री कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसका बोझ तो उन सब पर आएगा जो टैक्स देते हैं। आशीष जी, बिल्कुल सही बात है। एक तो अभी भी टैक्स की कहीं कोई कमी नहीं है, अगर जो हम टैक्स देते हैं महंगाई के जरिए भी, और दूसरे तरीके से घर से निकलते हैं और जब तक घर तक लौटते हैं तब तक पैसा ही चुकाते हैं हम। बिल्कुल, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे कहीं हो, हर जगह पैसा लग रहा है आपको। आपके जो नगरीय निकाय हैं हमारे, जो वो किस तरह के टैक्स ले रहे हैं हमें पता ही नहीं, कितनी सारी उन्होंने मदें इकट्ठी कर ली, एटीएम से पैसे निकालने से जो टैक्स शुरू होता है, हाँ, वो आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। हाँ, पेटीएम करते हैं आप, हर चीज पे टैक्स है, और उसके बाद फिर सालाना टैक्स भी देना है, और फिर ये पेट्रोल डीजल की महंगाई भी झेलना है। सरकार को मैकेनिज्म इसमें करना चाहिए। और ये सही बात है कि सरकार को, देखिए, जनता से अपील की जा सकती है और सरकार राज्यों से भी अपील कर सकती है, लेकिन सरकार को खुद भी देखना होगा। एक तो पहली बात, जो ऐसी योजनाएं हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो हजारों लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, उनको थोड़ा रुक के इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब तक हालात ना सुधरें। बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, फिर वो राजनीतिक विषय बनते हैं कि कई इस तरह के निर्माण हो रहे हैं जिनकी फिलहाल जरूरत नहीं थी, वैसे ही काम चल सकता था। तो ये चीजें सरकार को भी संयम होना होगा ना, कि सिर्फ नाम पट्टिकाएं लगाने के और बड़े बड़े निर्माणों के शक्ल से बचना होगा ना सरकार को। में तो रिकॉर्ड बन गया अभी। हाँ, 2 दिन पहले खबर थी कि 14 लाख करोड़ रुपए सरकार ने वसूल किए हैं। हाँ, तो टैक्स तो खूब आ रहा है। जब पेट्रोल डीजल पर 68% टैक्स सरकार लेगी, तो उस, और जब जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी, 168% टैक्स दे रही है। हाँ, तो जब इस तरह कीमतें बढ़ेंगी जब चीजों की, तो उस प्रोपोर्शन में उनका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। सरकार को ये चीजें सोचना पड़ेंगी, और सरकार को अपील करने की बजाय खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। राज्य सरकारें क्या करें, राज्य सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, और बहुत आदर्श स्थितियां यदि हैं तो सबसे पहले भाजपा शासित राज्य जो है वो दबाव बनाए अपने टैक्स कम करके, ताकि दूसरे राज्य भी उसको कम कर दें। तो ये सब हो नहीं सकता। इन राज्यों ने तो नवंबर में कर दिया था। हाँ, इन राज्यों करने की स्थिति में नहीं है। कल भी प्रधानमंत्री का फोकस गैर भाजपा शासित राज्यों पे ज्यादा था कि ये लोग सरकार पे, ये लोग अन्याय कर रहे हैं। तो आज उसका बात आई कि भाई हमारे पैसे बाकी हैं। तो ये भाजपा के लोग जो हैं, भाजपा की जो सरकार है, बोल नहीं पाती, क्योंकि उनका भी इस तरह की समस्याएं होंगी। तो ये देखना होगा, क्योंकि, और देखिए, किचन की जो आपने बात की, गैस और ये जो सारी चीजें महंगी हुई, गैस है, दाल है, तेल है, ये सारी चीजें महंगी, इनमें ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, उसका भी फर्क है, और दूसरी बहुत सारी चीजों का भी फर्क पड़ रहा है। तो ये बातें यदि, और अभी तो स्कूल खुलेंगे तो बसों का किराया बढ़ जाएगा, बसों का किराया बढ़ेगा, और बहुत, मतलब ऑटो रिक्शा भी सब महंगे हो जाएंगे। योगीराज जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी, क्योंकि विकल्प टैक्स कम करना नहीं, बल्कि जिन चीजों की आप मुफ्त में सेवाएं दे रहे हैं उनको आप कम करिए। बिल्कुल, आपकी राय इसमें योगीराज जी? लगता है योगीराज जी से संपर्क हमारा कट गया है अंतिम टिप्पणी के लिए। बोलकर बहुत छोटी छोटी सी टिप्पणी आपसे, राठी जी। जैसा आशीष भाई साहब ने कहा, मेरा वही कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है, जो वेलफेयर के लिए आवश्यकता है, उन पे जरूर पैसा सरकार खर्च करे, उनकी पाइपलाइंस के जो छेद हैं उनको बंद करे। लेकिन अनावश्यक सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए अगर खर्च कर रही है तो सरकार को कुछ दिन उस पर रुकना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको कैश सब्सिडी का एक फॉर्मेट हिंदुस्तान में मुझे लगता है लाना पड़ेगा, कि हर आदमी को, क्योंकि टैक्स देखिए, जिसको फ्री में गेहूं मिल रहा है वो भी पेट्रोल ले रहा है और वो भी टैक्स दे रहा है। तो टैक्स तो हर आदमी दे रहा है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। बिल्कुल। आशीष, इसमें एक चीज जोड़ूंगा मैं, क्या सरकार ये भी चाहती कि इस बहाने डीजल पेट्रोल के जो वाहन है उनकी बिक्री कम हो? क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाना
जाना चाहती हाँ, है। ये सरकार चूंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों को नहीं थाम पा रही है, तो एक नई बात सरकार लगातार कह रही है कि हम वो करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, वो वाला जो अभी मॉडल है बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें उसमें आने वाली हैं। तो ये बातें हैं बहुत दूर की, तारे आसमान के तारे तोड़ के लाने जैसी बात है इस वक्त में। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जब पेट्रोल डीजल 30-35 रुपये बैरल मिल रहा था, तब भी हम उसके 100 रुपये चुका रहे थे। और आज जब वो उसमें तो उनका तर्क था कि जो पिछली सरकार का जो ड्यू था उसको हम चुका रहे हैं, इसलिए तो हम कीमत पिछली नहीं कर पा सरकार रहे। फिर क्यों कम करके दे रही थी? वो उसलिए तो तो देखिए, उनका कहना ये था कि इसलिए उन्होंने कम करके दिया था, तो वो कर्ज बढ़ गया था और उसके जवाब में कांग्रेस ने कोई उत्तर नहीं दिया था। सरकार उसका ने जब ये उत्तर बात, मनमोहन सिंह ने बहुत डिटेल दिया था। जी। मनमोहन सिंह ने उसका पूरा डिटेल उत्तर दिया था कि वो जो आयात शुल्क की बात सरकार ने की थी, वो पूरी की पूरी डिटेल था, कि चूंकि समय कम है, लेकिन उसका भी उत्तर आया था। सवाल ये नहीं है कि ये उसने ऐसा किया तो हम ऐसा, उसके बीच का रास्ता सरकार को निकालना पड़ेगा। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनका हश्र क्या है, सब देख रहे हैं। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो बीच में से रास्ता निकाले ना लेकिन सरकार। ये तो जरूर है कि लोग इस पूरी महंगाई से आजिज आ चुके हैं। डीजल बिल्कुल। पेट्रोल महंगा हो रहा है, कहीं ना कहीं आदमी इस तरफ जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता मिल जाएगा तो लोग उस तरफ जाएंगे। जो पिछले साल की हम बात करेंगे, जो टाटा मोटर्स ने अपनी एक निकाली थी, जो कंपनी जो गाड़ी निकाली थी, उसकी बिक्री बहुत बड़ी थी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, नेक्सन करके जो गाड़ी थी। उसके बाद टू व्हीलर्स भी बहुत बिक रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि उनकी बिक्री इतनी जबरदस्त हुई है कि सरकार या जो कंपनियों का अनुमान था उससे भी ज्यादा हो सकता है कि 2025 तक बाजार में 15 से 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको दिखने लग जाए। मुझे लगता है कि उसमें ये जो महामारी है महंगाई की, महंगाई भी एक तरह से महामारी हुई है, इसके बढ़ने से आदमी तंग आ गया है और वो एक तरह से इनसे पिंड छुड़ाना चाहता है कि डीजल पेट्रोल के विकल्प में कोई चीज़ मिल जाएगी तो उस पर शिफ्ट होगा। तो बाखबर में आज हम सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करके इस पूरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। आशीष जी आपका भी, राठी जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन महंगाई, इसमें कोई शक नहीं कि आग उगल रही है और मामला अब सिर के ऊपर जा रहा है। बाखबर में इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।